टॉपिक लेते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपके निबंधात्मक और आपके लघुरात्मक और आपके अति लघु में ये क्वेश्चन बनकर आते हैं, इसलिए ये टॉपिक बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टॉपिक है हमारा अनादिमान वक्र। अनादिमान वक्र को सबसे पहले तो हम तटस्थ वक्र के नाम से भी जानते हैं, इसे हम आईसी वक्र के नाम से भी जानते हैं। आईसी वक्र का मतलब होता है इंडिफरेंस, आई मीन्स इंडिफरेंस, सी मतलब कर्व। यानी यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि आईसी वक्र को समझाइए, अनादिमान वक्र को समझाइए, तटस्थ वक्र को समझाइए, तो इसके अंदर सेम ही आंसर होगा। ये देखिए, हम इसे यहाँ समझ लेते हैं। एक अनादिमान वक्र पर सभी बिंदु जैसे ए बी सी डी उपभोक्ता को समान स्तर का संतोष प्रदान करते हैं। आपको अनादिमान वक्र का यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर ओ एक्स एक्सिस पे हमने एक वस्तु जिसे हमने केला माना है लिया है, और वही ओ वाई रेखा पे हमने एक दूसरी वस्तु जिसे हमने आम माना है यहाँ पे ली है। यदि ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि यदि हम आम और केले के मध्य संबंध स्थापित करें तो हमें अनादिमान वक्र प्राप्त होगा। जैसे यदि हम केले की एक मात्रा प्रयोग में करते हैं तो हमें आम की 15 मात्रा उपयोग करेंगे, तो ये हमारा एक बंडल बन गया। इसका मतलब हम इसे बंडल को यूं लिख सकते हैं कि 15 तो हमने आम की इकाई कंज्यूम करी और एक हमने केले की इकाई कंज्यूम करी, तो ये हमारा एक बंडल का सेट बन गया जिसे उपभोक्ता उपभोग करेगा। दूसरा, हमने केले आम की 12 मात्रा ले ली और केले की 2 मात्रा ले ली, ये हमारा दूसरा बंडल बन गया। वहीं हमने आम की 10 मात्रा ले ली और केले की 3 मात्राएं ले ली, ये हमारा तीसरा बंडल बन गया। और आम की 9 मात्राएं और केले की 4 मात्राएं ले ली, ये हमारा चौथा बंडल बन गया। इस तरीके से उपभोक्ता के पास ये 4 बंडल बन जाएंगे जो कि उसे अपनी आय को व्यय करने पर समान संतुष्टि प्रदान करेंगे, जिसे हमने बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी के नाम से बताया। इन बिंदुओं को जोड़कर जो हम एक वक्र या रेखा बनाते हैं उसे हम आईसी वक्र के नाम से जानते हैं। यानी ये रेखा हमें ये बताती है कि यहाँ उपभोक्ता की सारी आय खर्च हो गई है और इन विभिन्न अलग अलग बिंदुओं पर उसे समान संतुष्टि प्राप्त हो रही है। ये स्पष्ट है कि जब उपभोक्ता को एक और केला प्राप्त होता है तो उसको कुछ आमों का त्याग करना पड़ रहा है ताकि उसकी उपयोगिता का स्तर वही रहे और वह उसी अनादिमान वक्र पर रहे। एक अतिरिक्त केला प्राप्त करने के लिए कुछ उपयोगिता का स्तर समान रखते हुए आमों की वह मात्रा जिसका उपभोक्ता को त्याग करना पड़ता है, यहाँ पे सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम इसे एमआरएस के नाम से भी कहते हैं। यानी एमआरएस को हम कहते हैं सीमांत प्रतिस्थापन दर। इसका फॉर्मूला है एमआरएस इज इक्वल टू डेल वाई अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे डेल वाई का मतलब है डेल यानी चेंज, डिफरेंस, अपॉन का अर्थ है डेल वाई को हम जो चेंज हुआ है वाई में, यानी कि किसी एक वस्तु के चेंज को हम डिवाइड कर देते हैं अन्य वस्तु के चेंज से, इसे हम कहते हैं एमआरएस यानी कि सीमांत प्रतिस्थापन दर। सीमांत प्रतिस्थापन दर का मतलब है कि ये जो चेंजेस हो रहा है, यानी यहाँ पे आम की मात्रा कम हो रही है और केले की मात्रा बढ़ रही है, इसे हम कहते हैं एमआरएस। कितना चेंज हो रहा है, यानी इसे हम शो करेंगे डेल वाई से, और ये जो हमारा नीचे आता है ये इसे हम शो करेंगे डेल एक्स से। यानी आम की मात्रा में परिवर्तन और केले की मात्रा में परिवर्तन का भाग देंगे, तो जो ये हिस्सा हमारा आ जाएगा वो कहलाता है हमारा एमआरएस। सीमांत प्रतिस्थापन दर यानी कि एमआरएस को सॉल्व करने का एक प्रैक्टिकल दिया है। इसमें हमने संयोग लिया है ए बी सी डी इकाइयों का, जिसमें केले की मात्रा है, ए संयोग में केले की मात्रा 1 है और आम की मात्रा 15 है। इससे हमने पहले ग्राफ भी बनाया है। इसकी एमआरएस होगी डैश, क्योंकि इससे पहले हमारे इसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे। देखिए फिर से संयोग बी में हमने केले की मात्रा 2 ली है, आमों की मात्रा 12 ली है। हमारा फॉर्मूला था यहाँ पे डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको डेल वाई में क्या चेंज आ रहा है, यानी डेल वाई ये है, इसमें 15 और 12 के बीच में क्या चेंजेस है, 3 का चेंजेस है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। पॉइंट हमें डिवाइड को शो कर रहा है। डेल एक्स में कितना चेंजेस है 1 और यहाँ है 2, यानी कि 1 का चेंज है तो हमने यहाँ लिख दिया 1। सेम इसी तरीके से 12 और 10 में कितना चेंजेस है 2 का, तो 2 हमने यहाँ पे मेंशन किया है।
पॉइंट की जो कि डिवाइड है, यहाँ पे 2 और 3 में कितना चेंजेस है 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिखा है। इसी तरीके से 10 और 9 में कितना चेंजेस है 1 का, यहाँ माइनस का साइन इग्नोर कर देंगे। वहीं 3 और 4 में कितना चेंजेस है 1 का, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। इस फॉर्मूले से हमने MRS यहाँ पे ज्ञात किया है। आगे हम देखते हैं MRS के गिरने की इस प्रवृत्ति को ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन का नियम भी हम कहते हैं। अब देखिए फिर से आ जाइए अनादिमान वक्र। अनादिमान वक्र की आकृति किस तरीके की होती है? हमने देखा था कि हमने अनादिमान वक्र कुछ इस तरीके से बनाया था, जिसे हम आईसी वक्र भी कहते हैं, जो कि उपभोक्ता के अलग अलग बंडलों को पर उसकी समान संतुष्टि को प्रदर्शित करता है। इसकी आकृति होती है उत्तल प्रकार की। एक अनादिमान वक्र की ये अति सामान्य आकृति है, लेकिन पूर्ण स्थापन वस्तुएं में सीमांत प्रतिस्थापन दर नहीं गिरती है, ये समान रहती है। हमने कहा पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं जो एक की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफी। इसमें जब भी सीमांत प्रतिस्थापन दर होती है वो समान ही रहती है, यानी 1.1 ही रहती है, वो कभी भी नहीं गिरेगी। यानी इसका जो वक्र बनेगा वो कुछ हमारा इस तरीके का बनेगा, एक सीधी रेखा में, तीखी सीधी रेखा में। लेकिन अगर हमारा स्थापन वस्तुएं नहीं है, यानी हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आम की जगह हमने केले का प्रयोग कर लिया था, तो हमारा प्रतिस्थापन दर जो है वो समान नहीं रहेगा और अनादिमान वक्र की आकृति कुछ उत्तल प्रकार की हो जाएगी। ये देखिए, ये जो आपको तालिका 2.3 दी हुई है, ये आपकी ऐसी वस्तुएं जो कि स्थानापन्न वस्तुएं है, यानी हम एक वस्तु की जगह दूसरी वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, वस्तु में कोई डिफरेंस नहीं है, तो इनकी MRS यहाँ पे सब में 1 ही रहेगी। इसी में आगे है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका, जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं और उपभोक्ता को उसी तरह की उपयोगिता प्रदान करते हैं, वो आपकी कहलाती है स्थानापन्न वस्तुएं। ये पूर्ण प्रतिस्थापन के लिए अनादिमान वक्र, दो वस्तुओं का अनादिमान वक्र जो पूर्ण स्थानापन्न होती है, यानी एक दूसरे से बिल्कुल बदली जा सकती है। पूर्ण स्थानापन्न होती है, एक सीधी रेखा होती है। देखिए, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं वो होती है जो एक के बदले दूसरी वस्तुओं का प्रयोग किया जा सकता है पूरी तरीके से, तो उसकी जो रेखा हमें मिलती है वो है हमारी एक सीधी रेखा। यहाँ पे 5 रुपए के नोटों की संख्या है, ये हमारे कागज की नोट है, और यहाँ पे 5 रुपए के सिक्कों की संख्या है, जो कि हमारे सिक्के हैं। सिक्के और नोट पूर्ण प्रतिस्थापन है, चाहे तो हमें 5 रुपए के नोट मिले या 5 रुपए के सिक्के, एक ही बात है। यहाँ पे हमको 5 रुपए के नोटों की एक संख्या मिली और वहीं 8 रुपए के सिक्कों की संख्या मिली। इसी तरीके से हमने जब 7 पे गए तो वहां पे हमें 2 रुपए के, हमें 5 रुपए के 2 नोट मिले। तो ये जो हम पूर्ण स्थानापन्न है, यानी पूरी तरीके से एक दूसरे के जगह यूज किए जा सकते हैं, ऐसी वस्तुओं का जो वक्र है वो कुछ इस तरीके का सीधी रेखा में हमें प्राप्त होता है। आगे देखिए, ये है अनादिमान मानचित्र। अनादिमान मानचित्र का मतलब है अनादिमान वक्रों का एक परिवार जो तीर दिखाता है कि उच्च अनादिमान वक्र पर बंडल नीचे अनादिमान वक्र पर बंडलों की अपेक्षा पसंद किए जाते हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे आपको उपभोक्ता के विभिन्न विभिन्न संयोग दिए हुए हैं, जिसे IC1, IC2 और IC3 के द्वारा एक ही ग्राफ पे प्रदर्शित किया जाता है। इस ग्राफ को हम कहते हैं अनादिमान मानचित्र। सभी बंडलों पर उपभोक्ता के अधिमानों को अनादिमान वक्र समूह द्वारा दर्शाया जाता है। इसे उपभोक्ता का अनादिमान मानचित्र भी कहते हैं। आपको इसका डायग्राम ये वाला बनाना है। अनादिमान वक्र पर स्थित सभी बिंदु उन बंडलों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें उपभोक्ता तटस्थ मानता है। अधिमानों की एक दिशा का यह अभिप्राय है कि किन्हीं दो अनादिमान वक्रों के बीच ऊपर वाले बंडलों पर स्थित बंडलों के नीचे वाले वक्र पर स्थित बंडलों की अपेक्षा अधिमानता दी जाती है। कहने का मतलब है उपभोक्ता को सर्वोत्तम संतुष्टि IC3 वक्र देगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर का बंडल है, सबसे उच्च बंडल है, यानी जो अनादिमान वक्र सबसे उच्च पे होगा वो उपभोक्ता को सबसे अधिकतम संतुष्टि प्रदान करेगा, और सबसे नीचे वाला वक्र जो कि IC1 है, ये उपभोक्ता को कम संतुष्टि प्रदान करेगा।
अब हम पढ़ेंगे अनादिमान वक्रों के लक्षण या फिर उनकी विशेषताएं, जो कि बोर्ड के पॉइंट से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है अनादिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होते हैं। हमने डायग्राम में देखा था कि नीचे की ओर गिरते हैं क्योंकि उनकी एमआरएस चेंज होती जाती है, क्योंकि वो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का प्रयोग किया जा सकता है। एक अनादिमान वक्र दाएं से बाएं नीचे की ओर ढलवा होता है, जिसका अर्थ है कि अधिक एक वस्तु प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को y वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करना हो रहा होता है। यदि उपभोक्ता y वस्तु की कुछ मात्रा x वस्तु की मात्रा में वृद्धि करने पर त्याग नहीं करता है, तो इसका अर्थ है कि उपभोक्ता y की वस्तु वही या अधिक मात्रा x वस्तु के बदले करता है। कहने का मतलब है, ये आकृति हमें तभी प्राप्त होगी जब हम यहाँ पे जो वस्तु केला दिया हुआ है, इसकी अगर हम कमी करते हैं तो आम की मात्रा बढ़ानी होगी। यदि इसमें हम वृद्धि करते हैं तो आम की मात्रा हमें घटानी होगी। यानी दोनों वस्तुओं के अंदर कैसा संबंध है? स्थानापन्न संबंध है। और दोनों वस्तुओं में कैसा संबंध है? विपरीत संबंध है। यानी जब एक घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी। इस वजह से हमें ये जो रेखा प्राप्त होती है, ये उत्तल आकृति की प्राप्त होती है। दूसरी विशेषता है, आईसी वक्र की दूसरी विशेषता है, उच्च अनादिमान वक्र उपयोगिता के उच्च स्तर पर प्रदान करता है। कहने का मतलब है, जब एक वस्तु की सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है, तब एक व्यक्ति सदैव इस वस्तु की अधिक मात्रा प्राप्त करना चाहेगा, क्योंकि वस्तु की अधिक मात्रा संतोष के स्तर को बढ़ाएगी। क्योंकि आपने जितना अपने आय में वस्तु की मात्रा अधिक ली है, उतना आपका संतोष का स्तर भी बढ़ेगा। जैसे हम यहाँ पे तालिका 2.4 के अनुसार समझते हैं। हमने संयोग ए के अंदर, मतलब इस वाले पॉइंट में हमने संयोग ए में केलों की मात्रा ली है 1 और आम की मात्रा ली है 10, जो कि हमारे ए बिंदु को प्रदर्शित करती है। इसके बाद हमने केलों की मात्रा ली है 2 और वही आम की मात्रा ली है हमने 10, तो वो हमें बी इंगित करता है संयोग। इसी तरीके से केले की मात्रा 3 और आम की मात्रा 10, यानी कि यहाँ पे हमारे कुल फल है 13, तो ये हमारा सी बिंदु को प्रदर्शित करता है। हम देखते हैं कि IC1 से ऊपर IC2 है और IC2 से ऊपर IC3 है। तो जो IC3 वक्र है, ये उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि को दिखाता है कि इस वाले वक्र पर उपभोक्ता की अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हुई है। यह आपके आईसी वक्र की सेकंड विशेषता है कि उच्च अनादिमान वक्र उच्च संतुष्टि को दिखाता है। तीसरी विशेषता है आपकी, दो अनादिमान वक्र कभी एक दूसरे को नहीं काटते हैं। हम इसका रेखा चित्र देखेंगे। रेखा चित्र 2.8 के अंदर दिखाया है कि हमारा IC1 वक्र ये है, जिसके अंदर एक बिंदु के पश्चात, यानी कि ए बिंदु के पश्चात IC1 वक्र में हमें ये ऊपर की ओर चले जाता है। इसी प्रकार से IC2 वक्र हमारा यहाँ से शुरू होकर बिंदु ए के बाद नीचे की ओर चले जाता है। इसका मतलब है इन दोनों में डिफरेंस है। IC1 प्रारंभ में ऊपर की ओर जा रहा है और IC2 बाद में नीचे की ओर जा रहा है। इस प्रकार ये दोनों ही संयोग उपभोक्ता के लिए ठीक नहीं है। और ए बिंदु के ऊपर यहाँ पे हमें 7 और 10 दो अलग अलग इकाइयां, यानी कुल 17 इकाइयां प्राप्त हो रही है। बी बिंदु पे हमको कुल 16 इकाइयां प्राप्त हो रही है। और वही मान लीजिए ये सी बिंदु है, यहाँ पे हमको 14 इकाइयां प्राप्त हो रही है। इसका मतलब हमारे यहाँ पे बिंदुओं का विभिन्न बिंदुओं पे विभिन्न संयोग दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार जब अनादिमान वक्र एक दूसरे को काटते हैं, तो ये इसकी विशेषता है कि एक दूसरे को ये नहीं काटने चाहिए, यानी एक दूसरे को ये क्रॉस नहीं करते हैं। नेक्स्ट